हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस, मैनर्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मीन जो अब हम पार्ट पढ़ेंगे वो ये है कि जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उसके जो आपके इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, जो उसकी कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, उसकी वजह से जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या रेगुलेशंस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो कहता है On 13th November 2006, SEBI enacted a new regulations for the recognized stock exchange in India. नए रूल्स बनाए गए और दीज रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट्स ऑफ विच द स्कीम ऑफ कॉरपोरेशंस एंड डीम्यूचुअलाइजेशन हैज़ बीन अप्रूव बाय बोर्ड। जैसे ही आपकी बोर्ड ने आपकी कॉरपोरेशंस और डीम्यूचुअलाइजेशन की स्कीम्स को अप्रूव किया, साथ साथ सेबी को भी ये जो जितने भी नई स्कीम्स आई उनको आप अप्रूवल देना ज़रूरी हो गया, उनको अप्लाई करना ज़रूरी हो गया। उसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट थे उस रेगुलेशंस में वो आप स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला वो कहता है मैनर्स ऑफ इंक्रीज द पब्लिक शेयर होल्डिंग। वो कहता है पब्लिक शेयर होल्डिंग को कैसे इंक्रीज करना है। वो कहता है द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू बी इंश्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। अगर 51% शेयर्स आपकी पब्लिक के पास है, For increase the public share, the stock exchange can either issue fresh equity। तो कम से कम 51 होना चाहिए। अगर 51 से कम है तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, उसके लिए वो कहता है फ्रेश कैपिटल को आप इशू करेंगे। वो कहता है फ्रेश शेयर को इशू करेंगे इन द फॉलोइंग्स मैनर। कैसे? वो कहता है ऑफर करो सेल्स के लिए कि हम अपनी कंपनीज के शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, या आप राइट के थ्रू दे सकते हैं, राइट शेयर्स के थ्रू दे सकते हैं। दूसरा वो कहता है प्लेसमेंट्स ऑफ द शेयर्स held by shareholder having trading rights to such persons or the institute as may be shortlisted by the recognized stock exchange by approval of the board। जब बोर्ड का अप्रूवल हुआ था उस टाइम कुछ कैंडिडेट्स मेंबर्स नहीं बन पाते क्योंकि उन शॉर्ट लिस्टेड मेंबर्स को ही बनाया जाता है। तो उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से ही किसी को आप प्लेस कर सकते हैं शेयर होल्डर के लिए, और उसको भी आज आप पब्लिकली इन्वाइट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा वो कहता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर भी आप इशू कर सकते हो। ये आपको मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट बेस करवाया था कैसे करते हैं, इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऑफर। और चौथा है एनी कम्बिनेशन ऑफ द अबव। इन तीनों में से किसी भी तरीके से, चाहे आप राइट शेयर करें या डायरेक्ट सेल परचेज के लिए करें या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए करें, ठीक है, तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा कहता है प्रोसीजर फॉर फ्रेश इशू। अब बात आती है कि अब आपने पब्लिक को अपनी इंक्रीज़ करनी है, 51% तक लेकर आना है। उस केस में आप क्या प्रोसीजर करेंगे अगर आपको फ्रेश कैपिटल इशू करनी है तो, ठीक है। तो वो कहता है फ्रेश इक्विटी शेयर्स करने हैं या आपने सेल करना है पब्लिक को, या ऑफर करना है पब्लिक को अपने शेयर्स की सेल की। तो कहता है द फ्रेश शेयर्स शुड बी इशूड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। जो भी 1956 में जो भी रेगुलेशंस, जो भी गाइडलाइंस लिखी है उसके बेसिस पर आप अपनी फ्रेश कैपिटल करेंगे। कोई फ्रेश कैपिटल वेयर एनी फ्रेश कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर द सेल ऑफ द पब्लिक इज मेड अंडर सब पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट 1, ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग शैल बी। वो कहता है जो ये इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया था, कौन सा फर्स्ट पॉइंट, जो आप राइट शेयर की बात कर रहे थे, तो उस केस में भी अगर आपको फ्रेश इशू करना है पब्लिक में तो आप उस फर्स्ट पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा वो कहता है लिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स और द अदर सिक्योरिटीज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द सेम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वो कहता है आप लिस्टिंग करवाकर शेयर्स को कर सकते हैं, ठीक है, सेम स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, उससे अलग स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं। ये आपकी कंडीशंस जो हैं वो बोर्ड के बेसिस पर स्पेसिफाइड की जाती हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जो मैं ऊपर पॉइंट आया था ना कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइवेट प्लेसमेंट। वो कहता है वेयर द शेयर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट लिस्टेड। जहाँ लिस्टेड नहीं है वहाँ पर आप प्राइवेटली प्लेसमेंट के थ्रू आप अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। वेयर द शेयर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टिल मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट देन सच प्लेसमेंट शैल बी अकॉर्डिंग विद द प्राइवेट। वो कहता है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप शेयर्स को कर सकते हैं। और तीसरा वो कहता है द बोर्ड विल इशू एंड कन्फर्मेशन लेटर फॉर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइड दैट
मतलब जब आपका बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने जो है वो आपका 51% ऑफ द शेयर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उस केस में वो आपको एक लेटर इशू कर देता है और उस लेटर के बाद आप पब्लिकली प्राइवेटली आप उसको शेयर्स इशू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शेयर होल्डिंग एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। वो कहता है शेयर होल्डिंग और ट्रांसफरेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ट्रांसफरेबिलिटी होती है ट्रांसफ़र करना शेयर्स को ए से बी में करना, बी से सी में करना, ठीक है। वो कहते हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन नो पर्सन्स कैन बी एक्वायर और होल्ड मोर देन 5% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर्स। मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद वो कहता है कोई भी शेयर होल्डर 5% से ज़्यादा का नहीं बन सकता। अगर 5 से ज़्यादा का वो बन जाता है तो वो फिर मेंबर बन जाएगा ग्रुप में, वो करना नहीं होता। इनको तो सिर्फ क्या करना होता है, अपने शेयर्स को सेल करना होता है, अपनी इक्विटी कैपिटल्स को बढ़ाना होता है, 51% तक लेकर आना होता है। अगर ये 5% से ज़्यादा होंगे तो ही इज़ मेंबर होते वोटिंग राइट आ जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं चाहते। दूसरा वो कहता है स्टॉक एक्सचेंज इज़ डिपॉजिटरी और ए क्लीनिंग कॉरपोरेशन, ए बैंकिंग कंपनी, कोई भी हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंज तो कोई भी हो सकता है, जितने भी आपने पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वो सारे के सारे आपके हो सकते हैं। वो कहता है वो इंडिविजुअली या ज्वाइंटली जो होते हैं वो 15% ऑफ द पेड अप जो इक्विटी कैपिटल्स होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, उसके बेसिस पर आप इशू करते हैं। तीसरा वो कहते हैं द कंपनीज होल्डर्स ऑफ ऑल पर्सनस आउटसाइड इंडिया शेल नॉट बी एक्सीड 49%। 40 देखो वो 51 अगर हो जाते हैं तो बच गया कितना 49%, तो कहते हैं वो 49 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 49 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो 49 होंगे तो आपको 51 नहीं हो पाएंगे, और 51 के लिए आप ये सारे एफर्ट्स कर ही रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनता है आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स को इशू करते हैं। तो कहता है कोई भी पर्सन एक्वायर कर सकता है और होल्ड कर सकता है, 5% से ज़्यादा के शेयर्स को नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। ये चीज़ आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इससे अलग वो कहता है एक पर्सन जो है प्रॉपर फिट होना चाहिए। फिट का मतलब है उसका रिकॉर्ड जो है वो फेयर होना चाहिए बिल्कुल, उसकी क्वालिफिकेशंस एज पर द नॉर्म्स ऑफ द सेबी नोट मतलब होनी चाहिए, ठीक है। वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब वो कहीं पर भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई गलत काम करते हुए नहीं पकड़ा गया। जो होल टाइम जो है वो डायरेक्टर है या मैनेजिंग पार्टनर है, उसको वो कहीं पर भी या किसी भी तरीके की कोर्ट में, क्योंकि सेबी की अपनी कोर्ट होती है, अपनी जुडिशरी होती है, वो भी अभी आपने पढ़ा था। वो कहता है वहाँ पर वो कहीं पर भी गलत साबित ना किया गया हो, ठीक है। वो कहता है किसी भी तरह के वाइंडिंग अप, धोखाधड़ी जिसे बोलते हैं वाइंड अप करना, ठीक है, वाइंडिंग अप जो आता है, धोखाधड़ी के केस में ना पकड़ा गया हो। उसके अलावा वो कहता है बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट या इस तरह की सिचुएशन में भी ना हो, उस पर्सन को हम यहाँ पर एज अ पर्सन के रूप में क्वालिफाइड मानते हैं। उससे अलग वो कहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो जो पर्सन है वो फाइनेंशियली अनसाउंड होना चाहिए, मीन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। वो उसके अलावा जो वो पर्सन है वो बिल्कुल कोर्ट के थ्रू या किसी भी जुडिशरी के थ्रू फाइनेंशियली अनसाउंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वो पूर्ण रूप से जो है वो 3 साल से एज अ बोर्ड में, एज अ स्टॉक एक्सचेंज में काम करता रहा हो, इस तरह की सिचुएशन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आती है डीमेटलाइजेशंस क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें अंदर था। वो कहता है द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो होती है एंटर करती है एक एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर डिपॉजिटरीज होते हैं और डीमेटलाइजेशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स किया जाता है, जिसके अंदर आपके इशू जो शेयर्स होते हैं उनको इशू किया जाता है और उनको बेचा जाता है। वो कहता है इसके अंदर आपकी ऑप्शंस जो होती हैं वो सब्सक्राइब और ट्रांसफ़र की जाती है, रिसीव की जाती है। शेयर सर्टिफिकेट्स होल्ड द शेयर्स इन द डीमेटलाइज्ड फ्रॉम द अदर डिपॉजिटरी। उसके अंदर अलावा उसकी ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस है कि नो कोई भी ट्रांसफ़र जो है, कोई भी आपका शेयर्स वगैरह का ट्रांसफ़र है, इक्विटी शेयर्स का है, वो कंसिडरेशन के अलावा आप रेगुलेशन की अनुमति के अलावा नहीं कर सकते। 51% ऑफ द इक्विटी शेयर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन होती है इम्पोज दैट दीज रेगुलेशंस आर कंप्लाइंट विद होनी चाहिए। उसके अलावा वो कहता है द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर 15 दिन के अंत में आपको एक रिपोर्ट देनी है। द नेम ऑफ 10 लार्जेस्ट शेयर होल्डर अलोंग विद द नंबर्स ऑफ शेयर्स
हेल्ड बाय देम। वो कहता है 10% से ज़्यादा जो है वो शेयर्स नहीं होने चाहिए। द नेम ऑफ अदर शेयर होल्डर हु हैव एक्वायर्ड शेयर्स आर क्वार्टर, कम से कम 1/4 क्वार्टर मतलब 1/4 शेयर्स जो है उसके पास होने चाहिए। एंड द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक, और जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसके पैटर्न पर आपका ये काम करती हो। तो ये था